सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 24 अक्टूबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण और जानते हैं देश विदेश की विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति को लेकर क्या बात करी गई है। प्रथम पृष्ठ में हमारे सामने पहला ही आर्टिकल आता है, इजरायल लड़ाकू विमानों ने गाज़ा पर बम बरसाए। जैसे कि हम जानते हैं कि लगातार इज़राइल अपना गाज़ा और वेस्ट बैंक क्षेत्र में दबदबा बनाने का प्रयास कर रहा है। ताज़ा हमलों में 436 लोग मारे गए हैं। इज़राइल का दावा, हमास ने 212 लोगों को बंधक बनाया हुआ है। इसके बाद भारत एक जिम्मेदार परमाणु ताकत है। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के यानी कि IAEA के महानिदेशक भारत में नरेंद्र मोदी जी से मिले और ये मीटिंग आपका एक पॉजिटिव आउटलुक को लेके है। आने वाले समय में टेक्नोलॉजीज़ के एडवांसमेंट होते हुए देखे जाए तो इंडिया को भी ऐसे एजेंसीज़ का सपोर्ट ज़रूरी है, हर तरीके से, तकनीकी एवं मिनिस्ट्रियल रूप में। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण में असैन्य परमाणु प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के विस्तार के लिए सहयोग की संभावनाएं तलाशने पर सहमति बनी है। आप देखिए शब्दों में कितना बड़ा खेल खरा गया है कि असैन्य मतलब एटॉमिक एनर्जी का यूज़ हम वॉर के लिए या फिर कोई बॉम्ब के लिए नहीं करेंगे, हम डेली लाइफ में साइंस के एडवांसमेंट के लिए करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ग्रासी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में भारत के बेमिसाल रिकॉर्ड तथा परमाणु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में देश की प्रगति की सराहना की है। ठीक है, तो जो राफेल मरियानो ग्रासी हैं, ये समय IAEA के महानिदेशक हैं। ये आप नाम याद रखिएगा, ग्रासी, बाकी आपको अपने आप याद हो जाएगा। राफेल मरियानो ग्रासी। आगे देखते हैं। बहुत ही दुखद खबर थी कि बिशन सिंह बेदी, जो कि बहुत ही जाने माने क्रिकेटर थे भारत इंडियन क्रिकेट टीम के, उनका देहांत हो गया है। भारतीय पूर्व कप्तान और बाएं हाथ के स्पिनर बिशन सिंह बेदी का लंबी बीमारी के बाद सोमवार को निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी अंजू, बेटा अंगद और बेटी नेहा है। उनके करीबी दोस्त ने बताया है कि उन्होंने सुबह अपने घर में अंतिम सांस ली। हाल ही में उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ था, जिससे संक्रमण फैल गया और वह इससे उभर नहीं पाए। बेदी ने भारत के लिए टेस्ट खेले और 266 विकेट लिए। तो 67 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं भारत के लिए, जो कि गर्व की बात है इस देश के लिए ऐसे खिलाड़ी होना। आर्टिकल्स पर अगर हम आते हैं तो संकट में सहयोग। भारत ने संकटग्रस्त फिलिस्तीन को दवा और आपदा राहत सामग्री की खेप भेजकर एक बार फिर यही साबित किया है कि वह मानवीय और लोकतांत्रिक मूल्यों का पक्षधर है। जब भी किसी देश में इस तरह का कोई संकट खड़ा हुआ है, भारत ने वहां मदद का हाथ बढ़ाया है। कोरोना काल में जब दुनिया के अनेक देशों को दवाओं और टीकों की ज़रूरत थी, भारत ने उन्हें खुले हाथों मदद पहुँचाई। फिलिस्तीन के साथ तो भारत का सदाशयतापूर्ण संबंध रहा है। वह फिलिस्तीन की संप्रभुता और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में खुल कर बोलता रहा है। हालांकि जब इजरायल पर हमास का हमला हुआ तो भारत ने इजरायल के साथ खड़े रहने का ऐलान कर दिया, जिसे लेकर एक अजीब तरह का वातावरण बना कि भारत ने अपनी परंपरागत पक्षधारता बदल दी है। देखिए, भारत ने जैसे कि हाल ही हम जानते हैं कि पैलेस्टाइन को राहत पैकेज दिया था, दवाइयाँ भेजी थी, फूड सप्लाईज भेजे थे। तो ये मैंने आपको पहले भी क्लियर करा है कि इंडिया इज़राइल और पैलेस्टाइन दोनों के साथ बायलैटरल संबंध रखता है। ठीक है,
इंडिया साफ साफ ये कह चुका है पहले भी कि जो भी इनके बीच में डिस्प्यूट है ये इन दोनों के बीच में है। इसमें ना तो हम बीच में आना चाहते हैं, ना हम इसमें कोई भी किसी प्रकार का मध्यस्थता करना चाहते हैं। हालांकि इंडिया जो आजकल इजराइल के पक्ष में ज़्यादा भारी था, कारण उसका ये था कि इंडिया पैलेस्टाइन का विरोध नहीं कर रहा था, इंडिया सिर्फ और सिर्फ हमास का विरोध कर रहा था। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है वीडियोस में। ठीक है, इंडिया आज भी पैलेस्टाइन से संबंध रखता है डिप्लोमेटिकली, इसराइल से भी रखता है। इंडिया अगर इसराइल की तरफ ज़्यादा वेट रख रहा है क्योंकि वो हमास का विरोध कर रहा है, ना कि पैलेस्टाइन का। ठीक है, इतनी सी आप जो ट्रायंगल है इसे आप समझने का प्रयास करिएगा बस। अच्छा आर्टिकल आप इसे पढ़ लीजिएगा। वैसे भी भारत मुश्किल समय में अपने मित्रों की सहायता करता रहता है। तबाही के स्रोत, बढ़ते तापमान को लेकर दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है। इस मामले पर बड़े बड़े सम्मेलन भी होते रहे हैं, मगर दशकों में चल रही ऐसी काव्यादों के बीच ये समस्या और गहरती जा रही है। अब हालत यह है कि एक बड़े भूभाग और व्यापक आबादी के सामने व्यापक संकट से सिर पर मंडराने लगा है। हिमनदों के पिघलने और इसमें पैदा होने वाले हालात के खतरे अब सभी परिचित हैं, लेकिन कुछ समय पहले सिक्किम के अचानक आई बाढ़ पीछे जो कारण सामने आए, उसके बाद हिमनदों की बदलती तस्वीर को लेकर चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों में हिमनद झीलों में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। देखिए, हम जानते हैं ये वाली चीज़ कि हिमनद जो होते हैं आपके, जिन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं, ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो ये पानी नीचे आता है। वैसे ही पानी नीचे आता है तो झीलों का निर्माण होता है मेरे साथियों, और यही जो झीलें होती हैं, यही झीलें जो होती हैं आपकी, वर्तमान में सिक्किम में संकट का कारण बन गई थी। क्योंकि जैसे झीलें ये भरना शुरू हो जाती हैं और ये जब ओवरफ्लो होती हैं तो ये अपने रास्ते में आने वाले नीचे जो ह्यूमन सेटलमेंट्स होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि निचले क्षेत्रों में मानव बस्तियां होती हैं या फिर पहाड़ के ढलानी क्षेत्रों में मानव बस्तियां होती हैं, ये नदी का स्तर बढ़ा के उनको भी बहा ले जाती हैं। ठीक है, जो कि हमने सिक्किम में देखा था। लोहनाक झील थी। सिक्किम में बाढ़ से हुई तबाही से पहले 2013 में केदारनाथ आपदा से हुई व्यापक विनाश की जड़ में भी चोराबारी हिमनद झील में आया उफान ही था, चोराबारी ग्लेशियर। तो हमको जलवायु परिवर्तन को बहुत ही गंभीरता से लेना है। ये आर्टिकल गगन में कामयाबी का यान, ये बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास करूं तो भारत अब मून में भारतीयों को भेजने का प्रयास कर रहा है, एस्ट्रोनॉट्स को। मैंड मिशन रहेगा, इसकी ही तैयारी की जा रही है आजकल जो डेली खबरें आ रही हैं। इस आर्टिकल में थोड़ा सा इतिहास दे रखा है हमारे सामने कि पहले किन किन लोगों ने भेजा था। तो रूस ने 12 अप्रैल 1961 को 12 अप्रैल 1961 को रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन जी को भेजा था अंतरिक्ष में। गैगरिन दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। अमेरिका ने 5 मई 1961 को एलन शेपर्ड को अंतरिक्ष में भेजा था। एलन शेपर्ड को अंतरिक्ष में भेजा था। तो ये आप दो नाम याद रखिएगा प्लीज़, यूरी गैगरिन और एलन शेपर्ड। ये यूरी गैगरिन थे आपके रशिया के, जो कि 12 अप्रैल को पहुँचे थे, और एलन शेपर्ड साहब आपके 5 मई को पहुँचे थे। चीन ने 15 अक्टूबर 2013 को और चाइना ने यांग लीवाई को 15 अक्टूबर 2013 को मून पे कामयाबी से भेजा था। ठीक है, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले यात्रियों को व्योम मानव नाम से पुकारा जाएगा।
संस्कृत में लिखे प्राचीन भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद, वाल्मीकि रामायण और उपनिषदों में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पराग्रही एलियन का जिक्र है। ये विभिन्न ग्रहों को यात्रा करते और उन पर रहते दिखाए गए हैं। जाहिर है महाप्रलय से पहले ही मानव ने अंतरिक्ष यात्रा में सफलता प्राप्त कर ली थी। दरअसल मनुष्य का जिज्ञासु स्वभाव उसकी प्रकृति का हिस्सा रहा है। हमारे पूर्वजों ने शून्य और उड़ंत शरीर जैसे विचारों की परिकल्पना की थी। शून्य का विचार ही वैज्ञानिक अनुसंधानों का केंद्र बिंदु है। 12वीं सदी के महान खगोल विज्ञानी आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, लीलावती और यवनाचार्य ब्रह्मांड के रहस्यों को खंगालते रहे। इसलिए हमारे वर्तमान अंतरिक्ष कार्यक्रम में संस्थापक वैज्ञानिक विक्रम साराभाई और धवन ने देश के पहले स्वदेशी उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा था। देश का पहला स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट नाम से था, जो कि सतीश धवन साहब ने और विक्रम साराभाई साहब ने ये नाम दिया था। ठीक है, बाकी लेखा पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी बात लिखी गई है इसमें। बहरहाल अंतरिक्ष में भारतीय मानव मिशन के सफल होने के बाद ही चंद्रमा और मंगल पर मानव भेजने का रास्ता खुलेगा। इन पर बस्तियां बसाए जाने की संभावना भी बढ़ जाएंगी। आने वाले वर्ष में अंतरिक्ष पर्यटन की भी बढ़ने की उम्मीद है। इसरो की ये सफलता अंतरिक्ष पर्यटन की पृष्ठभूमि का एक हिस्सा है। यह अभियान देश में अंतरिक्ष शोध कार्यों को बढ़ावा देगा। साथ ही भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी तैयार करने में मदद मिलेगी। वैज्ञानिकों का दावा है कि दवा, कृषि, औद्योगिक सुरक्षा, प्रदूषण, कचरा प्रबंधन, पानी और खाद्य स्रोत प्रबंधन के क्षेत्र में भी तरक्की के नए मार्ग खुलेंगे। तो ये हमारे भारत के लिए भी गर्व की बात रहेगी कि हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नया आयाम खुलेगा। बाकी इस समय डिप्लोमेटिकली बहुत चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटी सी जापान को लेके खबर है। आज के लिए इतने रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।